जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी चैप्टर नंबर 12 का पार्ट भी है और जिसमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में जानेंगे हम लोग। न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखो कैसे आया। अगर हम कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल लेते हैं और रेडियो एक्टिव मटेरियल का हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली न्यूक्लियर डिके होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम एक रिएक्शन लिखेंगे, फिर आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर डिके का ये किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी डीके से न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिया गया। तो अगर कोई इस तरीके की रिएक्शन अपने पास हो तो इस रिएक्शन को बेटे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। और इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट। तो न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखो कैसे आता है कि किसी भी न्यूक्लियर चेंज के लिए कोई रेडियोएक्टिव फेनोमेना हो रहा हो और वहाँ न्यूक्लियर चेंज हो रहा हो तो हम ये देखते हैं कि सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट का मास है ये इक्वल होना चाहिए सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पर सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर देखते हैं, एटॉमिक लेवल पर जाकर देखते हैं तो ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। क्या नहीं होता है कि हम ये पाते हैं कि जो सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है वो स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है किससे, सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोडक्ट के। ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज़्यादा रहता है। मतलब प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो अगर हम देखें तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, लॉस ऑफ मास हो गया है। क्या हो गया है बेटा, लॉस ऑफ मास हो गया है। ये लॉस ऑफ मास किस में हुआ है ये भी याद रखना। लॉस ऑफ मास जो हुआ है ये हुआ है लॉस इन न्यूक्लियर मास में हुआ है। किस में लॉस हुआ है, लॉस इन न्यूक्लियर मास में हुआ है, न्यूक्लियर मास में हुआ है। और ये जो लॉस ऑफ मास या लॉस इन न्यूक्लियर मास हुआ है इसी को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले तो नहीं कह सकते हैं, मतलब कि इसको ऑब्जर्व किया आइंस्टाइन सर ने 1905 में। और आइंस्टाइन सर ने अपनी इस ऑब्जर्वेशन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया। तो ये बात भी मैं लिख ही देता हूँ, आइंस्टाइन सर ने इसको 1905 में एक्सप्लेन किया। किस में एक्सप्लेन किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसको एक्सप्लेन किया। और उन्होंने बताया कि ये जो मास जो यहाँ पर कम हो रहा है, यानी कि लॉस मास का जो हो रहा है उस लॉस को डेल्टा एम से लिखते हैं। तो उन्होंने बताया क्या कि हम प्रोडक्ट के मास में से, यानी कि मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट नहीं, मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं, ये रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट अगर कर दें तो हमको जो मिलेगा वो लॉस ऑफ मास है। तो उन्होंने बताया कि ये जो मास है ये मास एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास से मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसका मास कम आया इस रिएक्टेंट के मास से, थोड़ा सा मास हमारा लॉस हुआ तो वो मास गया कहाँ। तो आइंस्टाइन सर ने बताया कि ये मास एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और फिर इसी को नज़र में रखते हुए आइंस्टाइन सर ने मास एंड एनर्जी के बीच में एक रिलेशन दिया जिसे एनर्जी मास रिलेशन कहते हैं। और उन्होंने बताया कि मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, मास एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी मास में बदल सकता है। तो उनका जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, ये था उनका स्टेटमेंट। मास और एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मास एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी मास में बदल सकता है, ठीक है। और इस स्पेशल तरीके का उसको पेयर इनहेलेशन और पेयर प्रोडक्शन जैसे दो नाम भी दिया गया था वहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर उसका डिस्कशन नहीं करना है। हमें तो सिर्फ मास का एनर्जी में कन्वर्जन और एनर्जी का मास में कन्वर्जन यही देखना है।
तो रिलेशन क्या दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, डेल एम इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, ये रिलेशन दिया जिसे मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। या मास एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, ये भी याद रखना, मास एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं इसको, एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये याद रखना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जहाँ पर ई एनर्जी है, मैं बता देता हूँ ई क्या है, एनर्जी है, डेल एम जो है वो लॉस ऑफ मास है, और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ क्या है, लाइट है, जिसकी वैल्यू आप सब लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और ई कैसी एनर्जी है, इस मास के लॉस से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है, ये याद रखना ये सब, ठीक है, ये याद रखना। और इस यहाँ से अगर सारी वैल्यू हम यानी कि डेल्टा एम को हम किलोग्राम में रखेंगे और सी को मीटर पर सेकंड में रखेंगे, तो इस ई की जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी, कन्वर्ट होकर किस में आएगी, जूल में आएगी, या हम कैपिटल जे लिख देते हैं, जूल में आएगी, ठीक है। और ये एनर्जी ऑब्टेंड क्यों हो रही है, कि कहाँ से हो रही है, ये एनर्जी न्यूक्लियस की मास के लॉस की वजह से आ रही है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस एनर्जी सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ज़रा देखें कि न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास आता है, कैलकुलेट करके देख लें। तो हम अगर इसके कैलकुलेशन के लिए देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास 1 kg, यानी कि 1 kg का मास अगर लॉस करते हैं तो देखते हैं कितनी एनर्जी आ जाती है। 1 किलोग्राम का मास हम लॉस करने जा रहे हैं, यानी कि लॉस्ट ऑफ मास अगर हम लिखें तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मास लॉस कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कितना होगा वो देखते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, तो रिलीज्ड कितना होता है एनर्जी, तो E इज इक्वल टू डेल एम और सी स्क्वायर। डेल एम की वैल्यू हमें पता हो गया है, एक 1 kg है, और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 10⁸ जूल आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 kg है और 3 का स्क्वायर 9 × 10⁸, ये 16 हो जाएगा बेटे, ये 16 हो जाएगा, 10⁸ का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा और जूल हो जाएगा, ठीक है, इतना जूल हो गया है। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶, और ये जूल होता है, इतना जानते हैं भाई। हमने तो जूल में ये एनर्जी कैलकुलेट कर ली, एक बार हम ये भी तो देख लें कि किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी बन रही है। तो किलोवाट आवर में एनर्जी को बनाने के लिए इसको देखो, अगर हम देखें कि 1 जूल बराबर कितना होगा, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1/3.6 × 10⁶ किलोवाट आवर। तो इतना जूल किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 9 × 10⁻16 जूल किसके बराबर हो जाएगा, 9 × 10⁻16 अपॉन 3.6 × 10⁻, ये 1 मिनट, ये 6 है, ये 0 लग रहा है ये, तो 6, अब ये किलोवाट आवर में बदल गया। इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2.5 × 10 किलोवाट आवर एनर्जी आ जाएगी। तो इतनी एनर्जी बन गई हमारी, यानी कि 1 किलोग्राम का मास अगर हम लॉस कर दें तो इतनी एनर्जी किलोवाट में आ जाएगी और इतनी एनर्जी जूल में आ जाएगी। मतलब हम कंक्लूजन अगर लिखना चाहें तो 1 किलोग्राम मास, 1 किलोग्राम मास इज इक्विवेलेंट टू 9 × 10⁻16 जूल और 2.5 × 10⁻10 किलोवाट आवर
ऑफ एनर्जी, 1 किलोग्राम का मास लॉस करने से इतनी एनर्जी किलोवाट आवर में और इतनी एनर्जी जूल में मिल जाएगी हमको। हमने देखो यहाँ पर क्या किया था, 1 किलोग्राम का मास ही तो लॉस करना चाहा था, तो इतनी एनर्जी मिलेगी हमको। अच्छा, हमने अगर 1 किलोग्राम मास लॉस किया तो इतनी एनर्जी मिल गई। हम देखें कि 1 AMU का मास लॉस करें तो कितनी एनर्जी मिलेगी, तो हम ये भी तो चेक कर लें। तो हम देखते हैं कि एनर्जी इक्विवेलेंट ठीक है टू मास 1 AMU। और एक बात और मैं आपको यहीं पर बता दूं, 1 AMU ये बेटे मास की यूनिट है। किसकी यूनिट है ये? मास की यूनिट है ये, ठीक है, मास की यूनिट है, लेकिन ये एटॉमिक लेवल पर यूनिट है, बहुत छोटा एटॉमिक लेवल पर यूनिट है ये, ठीक है। जब हम एटॉमिक लेवल से बड़ी चीज़ों को मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, तो हम वहाँ पर किलोग्राम, ग्राम और ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पर आ जाते हैं और मास को मेजर करते हैं तो AMU में एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, या सिंपली हम केवल और केवल इसको यूनिफाइड यूनिट बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? यूनिफाइड यूनिट बोल देते हैं, और केवल U से रिप्रेजेंट करते हैं। का AMU ना लिखकर हम केवल U से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसको 9th स्टैंडर्ड पर पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल अगर हमें मेजर करना हो तो AMU या यूनिफाइड यूनिट U से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ पर हमने कई चीज़ों को पढ़ भी लिख रखा है। क्या पढ़ रखा है कि 1 AMU होता क्या है, तो हमने वहाँ पर पढ़ रखा है कि 1/12 कर लो और मास ऑफ 1 कार्बन आइटम कर लो। ये शायद तो आपको याद भी हो कि मास ऑफ 1 कार्बन आइटम या आइटम ऑफ कार्बन 12। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगी, आई होप। नहीं भी याद होगी तो कोई टेंशन नहीं है, हमने डायरेक्ट करना अच्छा नहीं समझा, इसलिए मैं इसको लिख कर भी कर दे रहा हूँ। और 1 AMU इज इक्वल टू, हम 1/12 करते हैं तो मास ऑफ 1 कार्बन आइटम 12 होता है। और आओगे ड्रॉ नंबर 6.023 इंटू 10⁻26, ये किलोग्राम में होता है। 6.23 इंटू 10⁻23 ये ग्राम में होता है, ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, और ये किलोग्राम पर मोल होता है। तो 1 AMU इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1.66 इंटू 10⁻27 kg मिल जाता है। 1 AMU की ये वैल्यू होती है, ठीक है। 1 AMU में इतना किलोग्राम होता है, ये आपको हमने बता दी, ठीक है। अब आप क्या करो, 1 AMU आपको मिल गया। अब आप देख लो, देखो आपका यही तो एम था कि अभी आपने 1 किलोग्राम मास लॉस करके देखा कितनी एनर्जी मिलती है। अब 1 AMU लॉस करके आप देखना चाह रहे हो कि कितनी एनर्जी मिलती है। तो डेल M की जो वैल्यू हमको 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम मिल गया। अब हम देखें कि इतना मास लॉस होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी। तो डेल MC² और इज इक्वल टू E, ये फार्मूला लगा लेंगे, एनर्जी मास थ्योरम का रिलेशन यूज कर लेंगे। और 1.67 इंटू 10⁻27 और इंटू 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। इसको बेटे देखो, मोस्ट ऑफ द बुक ना 1.67 भी लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक इसको 1.6 भी लिखते हैं। एज यू विश, आप इसको क्या लिखना चाहते हो, 1.66, 1.67 लिख सकते हो। 1.49 इंटू 10⁻10 इसको सॉल्व करोगे तो इतना जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इतना जूल आ जाएगा। अब आपने देखा कि इतना जूल आ गया, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो -19 हो जाता है, लेकिन मिलियन लिखा हुआ है तो 10⁻⁻6 हो जाता है, और इतना जूल होता है। इसको सही करोगे तो 1 इंटू 10⁻13 जूल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें तो पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अब मिलियन लगा दिया गया है, इसलिए 10⁻6 उसमें और लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी वैल्यू मालूम है, और यहाँ पर ये जूल में भी मालूम है। तो 1 जूल इक्वल टू कितना होगा? 1.6, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻13 और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल की वैल्यू इतनी होती है, तो इतने जूल की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी E इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻10
और अपॉन में ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सॉल्व होकर आएगा बेटे। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि 1 AMU का मास आप लॉस करोगे, मास लॉस्ट तो आपको 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। दिस इज द मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। दिस इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। या कह सकते हैं कि अगर आप 1 AMU मास अगर लॉस्ट किया है तो इतनी एनर्जी, आप सोचो कहीं 1 किलोग्राम का मास लॉस करते तो कितनी एनर्जी निकलती। और आपने यहाँ पर देख भी लिया है वो एनर्जी, कितनी एनर्जी निकल रही है। 2.5 इंटू 10⁻10 किलोवाट आवर की एनर्जी निकल रही है। दिस इज द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी अनकंट्रोल्ड। बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जी है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो 1 AMU की जो एनर्जी है, 1 AMU ऑफ मास इज इक्विवेलेंट किसके है, बताओ इक्विवेलेंट किसके है ये। तो इक्विवेलेंट टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट है, ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोचो कि इफ़ इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन में देखें, न्यूक्लियर रिएक्शन 1 AMU मास इज लॉस्ट। अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर 1 AMU का मास लॉस्ट हो जाए तो आप वहाँ पर डायरेक्टली 931 आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आप समझ लेना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आप समझ लेना कि वहाँ पर प्रोड्यूस हुई होगी, इज रिलीज्ड, ये आप समझ लेना। आपको कुछ बातें हैं जो मैं और बता दूं, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन AMU में और लॉस होगा तो कितना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलने वाली है, ये सारी चीज़ें। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल में आपको बता दूंगा कि कहाँ से कितना एनर्जी निकल रही है। जैसे यहाँ पर लिखूँगा मैं पार्टिकल, और यहाँ पर लिखूँगा किलोग्राम में, और यहाँ उनका मास है, क्या है, मास है। यहाँ लिखूँगा इन किलोग्राम, और यहाँ पर हो जाएगा इन AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो कितनी एनर्जी देंगे, ठीक है, कितनी एनर्जी देने वाले हैं वो। तो अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसका मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होने वाला है। और उसका AMU में मास होता है 0.00055, और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन 1.67 और 25 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका मास होता है। और इतना अगर मास लॉस हुआ तो इसका AMU में मास होगा 0.0727, और तब कितनी एनर्जी मिलेगी, 938.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन लिखें तो न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 48 भी लिख लेते हैं, 48 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और AMU में 1.00865 इतना AMU मास होता है, और ये 939 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रिलीज करता है। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग द, कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये टेबल याद रखना, AMU से रिलेटेड ये वैल्यू याद रखना कि देखो यहाँ पर देखो ये 938.3 और ये 939, थोड़ा सा ही ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है। आप ऐसा मान सकते हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलने वाली जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है वो लगभग सेम है, केवल इलेक्ट्रॉन का ही डिफ़र करता है, क्योंकि मास इसके थोड़े से डिफ़र करते हैं ना, तो ये हो जाता है। तो हम इस लेक्चर में बस यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।